हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का आज के सेशन में मोस्ट वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेड जेईएक्स। बेटा आज अपन जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताएंगे और जो कॉन्सेप्ट हमारे थोड़े बहुत रह गए थे कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें अपन डिफरेंशिएबिलिटी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी के वो दोनों मिलकर अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें लेक्चर बच्चों। तो आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले एक बार थोड़ा सा उसको एंड टाइटल कर दे, जस्ट अ मिनट। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें हम कवर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन द कॉन्टिन्यूटी, सम नोटेबल पॉइंट्स ऑन द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी पे हम कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई, डिस्कशन नहीं डिस्कशन। देखो, उसके बाद अपन यहां लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी and its geometrical interpretation. Interpretation. Then we will cover few points on like continuity और differentiability में हम क्या relation hold करवा सकते हैं। और एक चीज थी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या कि भैया कनेक्टिविटी बिटवीन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हमें ध्यान रखने होंगे जो डायरेक्टली कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी से कंटिन्यूटी की तरफ मूव ऑन करते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब इससे पहले अब तक जो लेक्चर में हम कर चुके हैं वो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं बेटा। अब तक हम लिमिट के बारे में समझ चुके हैं कि लिमिट क्या होती है। किसी भी एक वेरिएबल के न्यूमेरिकल वैल्यू पे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अप्रोच करने के मेथड को वेरिएबल की लिमिट बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 -2 जो भी आप लेके चल रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इफ आई एम अप्रोचिंग द नेबरहुड ऑफ द टू देन आई एम अप्रोचिंग टू द लिमिट ऑफ द टू। आर यू गेटिंग इट? तो अब इसमें दो, जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो 2 माइनस लिखते हैं, राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो 2 प्लस लिखते हैं। ये हम डिस्कशन कर चुके थे। इसी के बाद मैंने ये समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ h, that is infinitesimal small value when I am approaching from the neighborhood of the left side of the given variable point or from the right hand side. What is the meaning of h? If I am taking any random x, that is a is mentioned over here too. तो अगर x में अप्रोच कर रहा हूं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से तो मैं ऐसे नहीं है माइनस इन्फिनिटी से दौड़ता हुआ आ रहा हूं और फिर मैं अप्रोच कर रहा हूं, नहीं। इट इज जस्ट इन द नेबर ऑफ a इज इक्वल टू 2 और वो नेबर में कितना डिफरेंस होगा, दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा h जीटा बीटा, जो आपको मानना है मान सकते हैं। ये h एक इनफाइनेटेसिमल स्मॉल चेंज होगा। जैसे हम एग्जांपल में मैंने बताया था लेफ्ट हैंड में अप्रोच अगर मैं लेना चाहूंगा तो इट कैन बी, नॉट इट इज मैंडेटरी, 1.9999 1.9 1.999999 एंड सो एग्जांपल्स वी कैन टेक इन द नेबरहुड ऑफ a is equal to 2। क्लियर है बात? इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं, if I am approaching from the right hand side to the variable a is equal to 2, then I can take the value 2.01 2.0001 2.00000001। करेक्ट? तो ये वो वैल्यूज है जो हम a is equal to 2 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। करेक्ट? आया कि नहीं आया समझ में? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हमने यहां भी समझाया था एक कॉन्सेप्ट
फाइनली बिल्ड करके कि अगर ए कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ चेक है तो उसका जो नेबरहुड होगा, कोई भी एक नेबरहुड एक्स मैंने लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड जो भी लिया है, दैट विल नॉट वेरी मोर देन दी एच, दैट एच इज वेरी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वैल्यू, इतनी ही छोटी होगी जितना कि इनफाइनाइट बड़ा होगा। क्लियर है क्या? उतने ही वेरिएशन से हमें नेबरहुड पे चेक करना होता है ऑफ द ए। गॉट दैट? अब समझ में आ गई होगी ये बात। तो हम लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है वो भी हमने देखा। लिमिट ऑफ द फंक्शन के अंदर हमने देखा कि मान लीजिए एक फंक्शन हमने ड्रॉ किया हुआ है इन द इंटरवल x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, तो आपको ये समझना होगा बेटा कि अगर मैंने कोई रैंडम पॉइंट x इज इक्वल टू c का नोट किया है तो c का जस्ट लेफ्ट नेबरहुड इन द राइट नेबरहुड, अगर मेरे पास में देयर इज नॉट अ drastic change, not a severe change in the values of the function at x is equal to c minus and c plus, then that function is said to be continuous. क्लियर है? ये यहाँ लिखा हुआ भी है, मेंशन किया हुआ भी है। लिमिट एग्जिस्ट करने से ही पता चलेगा कि आपके फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से मूव ऑन करेगी। हमने यहाँ पे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी लिमिट्स पे, जैसे कि 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, याद रखना। 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 0 की पावर 0। These are the 7 indeterminate form which can give you infinite solution. Is it clear? अब वो इन्फिनिट सॉल्यूशंस का क्या प्रोसीजर होता है, उस पे कौन से रूल, रेगुलेशंस एंड थ्योरम्स हम यूज करते हैं, वो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। उन्हीं पे बेस्ड कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने होंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के टाइम पे, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, अभी ये चीज अगर समझ में आती है बेटा तो आगे देखना, हमने लिमिट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, लिमिट कैसे पुट की जाती है, बड़े फंडामेंटल तरीके से आप लोगों को समझाया। जैसे लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इतना इजी क्वेश्चन बताया मैंने आपको। रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1, किस तरीके से अपने को लिमिट पुट करनी होती है और चेक करना होता है कि आंसर क्या रिजल्ट करने वाला है। इसी तरीके से मैंने यहाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखते कैसे हैं उसकी फीलिंग भी आपको दिलाई। ये y इज इक्वल टू मॉडुलस x का फंक्शन था, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। बिना पेन उठाए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूं किसी भी फंक्शन का, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है भाई? वो फंक्शन कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? अब अगर ये फंडामेंटल अगर समझ में आता है तो सर ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनको बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते? बिल्कुल होता है। ये तो वो है जिसको बिना पेन की टिप उठाए ड्रॉ कर पा रहा हूं मैं। क्लियर है बात? अगर ये बात समझ में आती है तो आगे देखो बेटा, यहाँ कुछ मैंने फंक्शंस भी बताए थे जो डिसकंटिन्यूटी को अप्रोच करते हैं। हाउ दे अप्रोचेस डिसकंटिन्यूटी? जैसे मैंने सिग्नम एक्स लिया, सिग्नम फंक्शन एक इस तरह का फंक्शन है जिसमें एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू 1 आती है, एक्स लेस देन 0 के लिए -1 आती है, और एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए कितना आता है भैया? 0 आता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कैटेगरी में ग्रेटेस्ट इंटीजर को, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को भी लेके आपको दिखाया। ड्रॉ करने के टाइम पे मैंने बताया कि क्यों ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट जिसपे हम चेक कर रहे हैं, जिसपे हमारा कंसर्न है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है चेक करने का, उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में वैल्यूज चेंज हो गई हैं। जस्ट इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट में द वैल्यूज आर चेंजिंग एट द पॉइंट ऑफ चेक और कंसर्न, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? समझ में आ गई होगी कहानी। अब यहां से उसके बाद हमने आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के, अब ये होता क्या है, कंटिन्यूटी को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किस तरीके से करते हैं, मैंने ये चीज समझाई थी आपको कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस x टेंड्स टू c माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट अगर सेम आ जाता है तीनों, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ये एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की वैल्यू डिफाइंड है लिमिट पे। लिमिट एग्जिस्ट इन द लेफ्ट साइड, इन द राइट साइड, बट बोथ आर नॉट इक्वल लिखा हुआ है। ये एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसमें राइट साइड की लिमिट और लेफ्ट साइड की लिमिट बराबर तो है, बट लिमिट की वैल्यू ही दूसरी कुछ है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कुछ और है। यानी कि LHL और RHL बराबर तो है, बट
फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट सी पे या ए जो भी तुमने माना है जिस पे हम चेक कर रहे हैं राइट लेफ्ट साइड राइट साइड, वो इक्वल नहीं है। क्लियर है क्या? इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल बताया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बता एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक स्ट्रेट लाइन की तरह ग्राफ बनेगा, बट जब एक्स इज इक्वल टू जीरो की बारी आएगी तो वहां पे पॉइंट ही गायब हो जाएगा, तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। इसी तरीके से ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि जिस पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उसका जस्ट इमीडिएट राइट और लेफ्ट में इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है फंक्शन की कि यू कैन नॉट से व्हाट इज द वैल्यू इन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये ऑसिलेटिंग काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटिंग काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी था। फिर हमने स्टार्ट किया था कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर मैं वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हटा दूं जिसके अबाउट फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर, बट tan x हो गया cot x हो गया cosec x हो गया sec x हो गया, ये अपने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है। उसके अलावा मैंने log x बताया, मॉडुलस फंक्शन बताया, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए, ये सब क्या होते हैं कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और कुछ जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो अपने कर्मों की वजह से होते हैं उसमें वो फंक्शन अपने ही बाउंड मतलब दी हुए डोमेन के अंदर किसी एक जगह नॉट डिफाइंड सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। एल्स चलते हैं आगे, आज शुरू करते हैं कुछ नोटेबल पॉइंट्स ऑन द कॉन्टिन्यूटी, फिर हम आगे कंटिन्यूस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, और डिफरेंशिएबिलिटी में समझाएंगे आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। हाल फिलहाल के लिए कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं बेटा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है। अब हमने ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी देख लिए कि कॉन्टिन्यूटी में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किस तरीके से दिखते हैं। तो अब ये फाइनलाइज किया जा सकता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में बोले तो यह सीधा यहाँ y की तरह यूज करें, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये फंक्शन x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। क्लियर है क्या? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू टेन एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा भाई, यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे अगर मैं एलिमिनेट ही कर दूं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये हमेशा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैंने पाई बाई 2 को एलिमिनेट कर रखा है तो वहां वो कंटिन्यूस होगा। समझना इस बात को, क्लियर है चीज? बट फिर ये कहना पड़ेगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिना पेन उठाए तो ग्राफ तब भी नहीं बनेगा। तो जैसे कुछ सर्टेन डोमेन में अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड कर दूं तो ज्यादा बेटर है। जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में मेरा टेन एक्स जो होता है हमेशा कॉन्टिन्यूस है, बहुत लिमिटेड डोमेन के लिए मैंने अगर बात कर दूं तो। इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स की बात कर रहा हूँ तो x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू जीरो से पाई की अगर बात की जाए, जैसे जीरो से पाई के बीच में अगर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो ये जीरो से पाई में कॉटेक्स क्या हो जाएगा भैया, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेक एक्स और कोसेक एक्स के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन डिफाइन कर सकते हैं। ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज, ऑलवेज, यहां लिखो ना पहले, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल द पॉलिनोमियल functions are always continuous for real number, for x belongs to real number। अब स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल तो हम ये लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, a नॉट a1x a2x स्क्वायर से लेके a3x टू द पावर, सॉरी नॉट a3 an, ऐसे ही ए एन माइनस वन भी आएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, और ऐसे ही हमें ए एन एक्स टू द पावर एन भी मिलेगा, जहां हम ये कह सकते हैं कि ए जीरो ए वन से लेके ए एन ये सारे रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि ये लीडिंग कोएफिशिएंट है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, एन मेरा होल नंबर रहेगा।
बोलो ये समझ में आया? अब रियल नंबर पे ये हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये फंडामेंटल क्लियर है तो इसका एग्जांपल भी देख सकते हो आप चाहो तो। जैसे अगर हम बात कर लें, फंक्शन है, मैंने फंक्शन डिफाइंड किया एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x। ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है। और स्ट्रेट लाइन तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है भाई, हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है हमेशा। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं इसको ड्रॉ करने जाऊं, लेट सपोज, तो मैंने लेट सपोज ड्रॉ किया तो x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है भाई 2 आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे 2 आने का मतलब हो गया। और y इज इक्वल टू 0 पे x कितना हो गया 2/3। तो कुछ इस तरह का फंक्शन बन सकता है, इस तरह का ग्राफ देखने को आपको मिल सकता है ऐसे। तो दिस विल बी नथिंग बट, यहाँ पॉइंट अगर हम मेंशन करें तो दिस इज नथिंग बट 0,2। और यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2/3,0। क्लियर है क्या? दिस इज नथिंग बट योर 2 - 3x। और आपको ये समझ में आ गई होगी कहानी कि भैया ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x आपने ड्रॉ किया दैट इज नथिंग बट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बहुत सारे पॉलिनोमियल हैं, आप यही पॉलिनोमियल नहीं, आप जो आपकी मर्जी करे, x³ हो गया -6x² +11x - 6, ये सब क्या है? उसी कैटेगरी के पॉलिनोमियल हैं जो कंटिन्यूस है, हमेशा कंटिन्यूस रहेंगे। पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। क्लियर है बेटा ये चीज? अब इसके मेरे को, मुझे तो प्रैक्टिस में है तो मैं बता सकता हूँ इसके रूट्स क्या क्या होंगे, 1 2 3। तो ये हो गया .1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। सर आपको क्या पता कि वाई एक्सिस को नीचे ही काटेगा? आप 0 रखो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा -6। तो -6 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी होगी -6। खत्म बात, बहुत सिंपल। अंडरस्टूड है क्या? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड पॉइंट, ऑल द मॉड्यूलस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। ऑल द modulus functions are continuous for x belongs to रियल नंबर भाई। ठीक है, सारे मॉड्यूलस फंक्शन कोई भी आ जाए फिर उठ गए, देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, लेट सपोज ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया। कार्टेशियन प्लेन में हमने इसको यहाँ मॉडुलस एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं हम। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 1। अब मेरे को पता है इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना, बोलो x इज इक्वल टू 1 है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पे मेरे को सिमेट्रिकली एक ग्राफ बना देना है और मैं यहाँ इस तरीके से इसको इंडिकेट करूंगा। ये बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अंडरस्टूड है क्या भाई? अगर ये फंडामेंटल अंडरस्टूड है तो हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि मैंने बिना पेन उठाए ड्रॉ किया है और इसकी इस पॉइंट पे लिमिट राइट साइड इमीडिएटली लेफ्ट साइड इमीडिएटली बराबर होगी। समझ में आई कि नहीं ये बात? यू कैन चेक इट ऑल्सो, आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी मॉडुलस फंक्शन को। मैं तो ये x इक्वल टू 1 की ये यहाँ टर्न कर रहा है ना, आप क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लो। तो जब आप चेक करोगे तो मैं पहले तो उसको तोड़ देता हूँ कि भैया x ग्रेटर देन 1 के केस में तो ये x - 1 होगा, और x लेस देन 1 के केस में ये -x+1 होगा। करेक्ट? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, और वो बराबर आना चाहिए f ऑफ 1 के। करेक्ट ना? अब अगर ऐसा है भाई तो हम ये कह सकते हैं चाहे इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करो। तो लिमिट h टेंस टू 0 कर दूंगा जब मैं यहाँ f ऑफ 1 प्लस h की बात करूंगा। सब्सटीट्यूशन है और कुछ नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0 रखना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली अपने को जाना तो पॉइंट के नेबरहुड से पॉइंट पे ही है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं 1 माइनस, करेक्ट, 1 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 1। बोलो यहाँ तक अंडरस्टूड है क्या? अगर यहाँ तक अंडरस्टूड है तो 1 प्लस एच यानी कि 1 से ग्रेटर वाली सिचुएशन में क्या है भैया, ये वाला पॉइंट, ये वाला फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 रखो 1 प्लस एच, तो ये हो गया 1 प्लस एच माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f 1 माइनस एच। अभी देखो
वन माइनस एच कहाँ रखना है भाई, यहाँ रखना है। तो ये हो गया माइनस वन माइनस एच प्लस वन, और एफ ऑफ वन यही इक्वल टू का साइन है, तो हम यहाँ लगा रख सकते हैं वैल्यू वन माइनस वन। अब चेक करो, देखो चेक करो बेटा, चेक करो फटाफट से। तो हम कह सकते हैं प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ये माइनस का वन ये प्लस का वन कैंसिल, तो एच को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आ गया। ये तो लीनियर फॉर्मेट है, नॉट डिफाइंड सिचुएशन है ही नहीं, तो ये भी जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो क्या पता चला कि ऑल द मॉड्यूलस फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ फोर्थ, कि अगर पॉली मतलब कोई भी फंक्शन रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में दिया हुआ है, या यूं कह लो कि इस तरीके का इस तरीके की सिचुएशन दी हुई है हमारे को कि एच एक्स इज गिवन इनटू द फॉर्मेट ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स एच एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जो भी कोशेंट मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं, और एफ एक्स जी एक्स ये सब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ये सब क्या है, एफ एक्स जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। समझ में आएगी नहीं है कहानी, आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। समझ में आएगी नहीं आई बात, पॉलिनोमियल फंक्शन है सिंपल सा। तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी, और इनका जो डोमेन है हम वो यहाँ लेके चल रहे हैं रियल नंबर। अब समझना एफ एक्स और जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूअस, एंड कॉन्टिन्यूअस, समझना कॉन्टिन्यूअस भी है, समझना। तो यहां से मैं कह सकता हूं दीज फंक्शन विल बी हैंस हैंस एच एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि लिमिट इनसाइड द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंटर कर जाती है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक जो ये प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रियल नंबर में जिसमें ये डिफाइंड है उसमें से आप वो सारे x एलिमिनेट कर दो जिस पर्टिकुलर x पे या जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में gx क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ रही है कि बारे, वो सारे x अपने को हटा देना है जिसकी वजह से gx जीरो हो जाए। तो ये भी कह सकते हैं gx is continuous, gx is if gx is continuous, if gx is continuous, अगर gx continuous है एक्सेप्ट continuous, एक्सेप्ट अगर बात करें एक्सेप्ट where it is जीरो, then remove that domain। बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखना, gx ऑब्वियस सी बात है रैशनल फॉर्मेट में डिनोमिनेटर के अंदर है, तो वो सारे x आपको एलिमिनेट करने हैं जब gx इज इक्वल टू जीरो हो जाए, और उसका कॉन्टिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो कि एच एक्स है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर एफ एक्स जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस दोनों एक साथ दिए हुए हैं। क्लियर है बात, आया समझ में। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि कंपोजिट फंक्शंस पे इसका क्या इफेक्ट होता है। कंपोजिट फंक्शंस की अगर बात करूं तो क्या इफेक्ट होगा, इफ एफ ऑफ if at x is equal to a, if at x is equal to a, f of x is continuous, x is equal to a belongs to the whatever the domain, fx is continuous and g is continuous at fa, continuous at f of a, then g of f of x will be continuous, will be continuous at x is equal to a। समझना ये बात, मैं एग्जांपल देता हूं, इन सबके एग्जांपल जैसे दिए वैसे ही इसका भी एग्जांपल दूंगा।
जैसे मैं ये बताऊं यहाँ, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले ये वाले एग्जाम्पल्स सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम कॉम्पोजिट फंक्शंस पे। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में एफ एक्स लेट सपोज दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और जी एक्स हमें दिया हुआ है लेट सपोज, मान लो मैंने कहा कि या तो वो कॉन्टिन्यूस है या फिर वो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो दिया हुआ है। तो सपोज करो कि जी एक्स हमारे को दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वन, करेक्ट। आप समझना मेरे को, अगर मैं इसको यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ, इन दोनों का सबसे पहला रिलेशन हम यूज कर रहे हैं एच एक्स बना के, दैट इज कमिंग आउट टू बी एफ एक्स प्लस जी एक्स, लेट सपोज करो। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वन। अब मुझे पता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के केस में, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है कि वो क्या होंगे भैया, कॉन्टिन्यूअस, करेक्ट। तो भैया एच ऑफ एक्स भी क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आया कि नहीं आया समझ, क्लियर है क्या, अंडरस्टूड है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेट सपोज एच एक्स इज इक्वल टू, इसी तरीके से माइनस वाली सिचुएशन के लिए भी कह सकते हैं, तो इसको तीसरा पॉइंट बना देंगे फिर। तो क्या एच एक्स अगर मैं लेट सपोज माइनस भी कर दूं तो क्या कंटिन्यूटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई नहीं ये बात, अंडरस्टूड है क्या। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस वन लिखूंगा फिर इसको, तो अभी भी ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, बोलो है कि नहीं है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एच एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैं लेट सपोज एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करता हूँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात अगर हम करें, तो एफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना है भाई, एक्स क्यूब माइनस वन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है ये अपने अपने डोमेन में पहले से ही क्या है, पहले से ही ये दोनों अपने उसमें कॉन्टिन्यूअस है, करेक्ट। तो एच ऑफ एक्स जो होगा वो भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस ही होगा। समझ में आएगी नहीं यही बात, अरे समझ में आएगी नहीं यही बात, अगर यहां तक अंडरस्टूड है। तो फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, एच एक्स में अगर मैं लेट सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात कर लूं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की। तो अब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स में सिर्फ जी एक्स ऑफ एक्स का अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कारण क्या है, डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइन सिचुएशन हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, जब आप डिफाइन करेंगे तो आप ये बोल दें कि जी एक्स जो भी आ रहा है, जो भी आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन। तो जब आप डोमेन डिफाइन करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस, आप यहां से क्या रिमूव कर देंगे, वन रिमूव कर देंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में वन पे आपकी कंटिन्यूटी बनेगी नहीं। क्लियर है बात, आपने क्या कर दिया, वन को हटा ही दिया, तो अब यहां से कोई भी वन पे चेक नहीं करेगा, अंडरस्टूड है के बाद। ये आ गया आपका एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों का सारे केस समझा दिए मैंने। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है वो क्या आती है, अक्सर बच्चे इस चीज को समझ के गलतियां करते हैं। वो क्या गलतियां करते हैं, मैं समझाता हूं, उस चीज को ध्यान से देखना। अगर लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी एफ इज कॉन्टिन्यूअस, देन यूं बोलो, x बिलोंग्स टू a टू b f इज कॉन्टिन्यूअस, देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a कॉमा b f इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, वो धोखा है एक तरीके से कहा जाए तो, ये एक छलावा है। वो कैसे, सिंपल सा लॉजिक बात ध्यान रखना, मैंने आपका जो फंक्शन डिफाइन किया है वो कॉन्टिन्यूटी किस पे बोली है, एफ ऑफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी बोली है मैंने ए से बी क्लोज इंटरवल पे। बट जब हम बात करते हैं ना बेटा, कोई भी ग्राफ की बात करते हैं, लेट सपोज मैंने ये ग्राफ बनाया और मैंने फंक्शन सिर्फ ए से बी यहीं तक डिफाइन किया हुआ है। ये है मेरा x इज इक्वल टू ए और ये है मेरा x इज इक्वल टू बी, करेक्ट। अब जब यहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात की जाती है तो कॉन्टिन्यूटी हमेशा सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के
इंटरवल की बात की जा रही है, ऐसा बोला गया है कि अगर x बिलोंग करता है a कॉमा बी क्लोज इंटरवल को, तो f अगर मेरा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कहना गलत होगा कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a टू b f इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। नहीं होगा। क्यों? यहां जब कॉन्टिन्यूटी होती है तो इट इज दी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, करेक्ट, और यहां जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो राइट कॉन्टिन्यूटी होती है। एट x इज इक्वल टू b f is right continuous only, left continuous is left continuous only। और यहां अगर मैं बोलूंगा ना, तो यहां बोलूंगा एट x इज इक्वल टू a f is right continuous only। ठीक है, इसका लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका राइट कॉन्टिन्यूस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये कहना हमेशा इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यूस है, डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस है, बट x इज इक्वल टू ए पे राइट कॉन्टिन्यूस है और x इज इक्वल टू बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है। बाकी अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे उस पे कंप्लीटली कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलो आगे। अब आते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस के एग्जाम्पल। अगर मैं कॉम्पोजिट फंक्शंस के एग्जाम्पल की बात करूं, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस के एग्जाम्पल में अपन किस तरीके से इसको मेंशन करेंगे कि कोई भी एक फंक्शन जिसकी हम बात करें वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा अगर वो कॉम्पोजिट बनने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एफ एक्स लिया मैंने मॉड्यूलस एक्स, करेक्ट। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? यस सर। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस। और मैंने जी एक्स लिया, लेट अस सपोज कॉस एक्स ले लेते हैं या साइन एक्स ले लो, ठीक है। ये साइन एक्स हमने एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ले लिया, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ये कह सकते हैं हम। अब अगर इनकी कॉन्टिन्यूटी पे भी तुमको शक है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मॉडुलस एक्स की कॉन्टिन्यूटी तो क्रिटिकल पॉइंट पे भी चेक करके बता सकते हैं। आप चाहो तो साइन की कॉन्टिन्यूटी डायरेक्ट भी किसी भी एक पॉइंट पे चेक करके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को चेक करना है साइन की कॉन्टिन्यूटी को, कि साइन कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं हर पॉइंट पे, तो सिंपल सा एक रैंडम पॉइंट ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया मैंने, और सी पे मैं कंटिन्यू रैंडम किसी भी एक पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ कि भैया ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, कि हमें सिर्फ भ्रम में डाला जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ यहां से x इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोशिश करता हूं। तो लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स किस पे चेक किया जाएगा? लिमिट x टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी चेक किया जाएगा, करेक्ट। अगर ऐसा है तो मैं ये बता दूं बच्चों, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू सी पे लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ x अगर मैं यहां पुट करता हूं तो लिमिट h टेंस टू जीरो, सब्सटीट्यूशन में x की जगह क्या चला जाएगा? अगर h जीरो को टेंड कर रहा है तो x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं c माइनस h, h अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो x की जगह मैं c प्लस h पुट करूंगा राइट लिमिट में, और डायरेक्ट एफ ऑफ सी तो अपन चेक कर ही रहे हैं, यस सर नो। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ c माइनस h बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ c प्लस h इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू c पर सेम आने चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ऐसा है भाई, अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू सी लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ c माइनस h, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो साइन c माइनस h हो गया। ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो c प्लस h साइन, और ये हमारा साइन c डायरेक्ट, क्योंकि नॉट डिफाइन तो बन ही नहीं रहा है। अब मुझे पता है ये नॉट डिफाइन किधर से भी नहीं बन रहा है, तो h को जैसे जीरो पुट करेंगे तो साइन सी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे हमेशा जो मेरा साइन फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। अब हमारे पास में ये एग्जांपल था कि कॉम्पोजिट बनाने के केस में क्या होने वाला है।
अब मैं दोनों ही बता देता हूं, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं। अगर दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं तो जी ऑफ एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा और एफ ऑफ जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं सी। तो यहां अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा हूं तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया जी ऑफ मॉड्यूलस एक्स। एफ ऑफ एक्स तो मॉड्यूलस एक्स है और वो किधर पुट करने वाला हूं मैं, कॉस ऑफ मॉड्यूलस एक्स की जगह। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है, जी ऑफ एफ एक्स लगाने से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए जी एक्स हमारा साइन एक्स है, एफ एक्स हमारा कॉस एक्स है, मॉड्यूलस एक्स है। तो जब मैं बात कर रहा हूं जी ऑफ एफ एक्स की, प्यारे बच्चों जी ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा हूं, तो यहां जी ऑफ एक्स लिखो। जी ऑफ एक्स कितना है, पहले जी ऑफ एक्स सर हमारा साइन एक्स है, करेक्ट। तो अब जब मैं बात कर रहा हूं जी ऑफ एफ एक्स की, तो जी ऑफ एफ एक्स की तो साइन ऑफ एफ एक्स आएगा, फिर आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे पता है मेरा एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो बट पहले चेक तो कर लूं। जी ऑफ एफ एक्स जब हम चेक करने जाएंगे कॉन्टिन्यूटी, तो साइन ऑफ अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड्यूलस एक्स, तो यहां रख दो, रख दिया हमने। अब आपको समझाता हूं मैं, कोई भी वैल्यू आप यहां पुट कर लो, कोई भी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो सारी वैल्यूज मुझे मिलने वाली हैं जो मैं यहां पे दे सकता हूं इनटू द फॉर्मेट ऑफ। अब समझना यहां पे जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं, लेट सपोज सपोज करो कि मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, तो रिजल्ट क्या बनेगा देखना, समझना इस चीज को। साइन ऑफ मॉड्यूलस एक्स, एक्स की वैल्यू आप क्या लोगे, रियल नंबर। अब चाहे पॉजिटिव रखूं चाहे नेगेटिव रखूं, चाहे पॉजिटिव रखूं चाहे नेगेटिव रखूं, साइन उस पर्टिकुलर नंबर पे कोई ना कोई वैल्यू तो देगा भाई, देगा कि नहीं देगा। बस ये एक है इशू कि मैं x को नेगेटिव रखूंगा या पॉजिटिव रखूंगा, जो भी वैल्यू रखूंगा यहां पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। समझ रहे हो बात, कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ मॉड्यूलस एक्स की पुट करने वाला हूँ, चाहे जैसे मान लो मैंने एक्स नेगेटिव वैल्यू पुट की, जैसे मैंने मानो -π/2 पुट किया, तो उस केस में क्या आएगा, जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम में वैल्यू होगा दैट इट विल गिव यू, यस और नो। जैसे मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू -π/2 रखा, तो -π/2 तो यहाँ आता है। अब -π/2 पे कितनी देगा वैल्यू, 1 देगा, -π/4 पे भी, 0 पे भी एंड सो ऑन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब होगा क्या, जैसे 3π/2 जब आएगा, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपने 0 से, जैसे x की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई 0 से -π/2 के बीच में। अब मैं जब यहाँ -π/2 से 0 पुट करूंगा तो फंक्शन क्या क्या बनने वाला है, -π/2 से 0 के बीच में भैया ये मॉडुलस x बन जाएगा π/2 से 0, करेक्ट। और π/2 से 0 के बीच में फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग, यस सर, 0 से π/2 के केस में। तो जैसे यहाँ फंक्शन बनने वाला होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये है 0 से π/2, समझना इस चीज को। वैसा ही मेरा यहां बनेगा फिर। अब ये यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी के केस में बताऊंगा मैं आपको। अब ये 0 से ये -π/2 वाली सिचुएशन में आ गया। इसी तरीके से मैंने -π से 0 के केस में बन सकता है, जैसे π/2 से पाई के केस में बनेगा। π/2 से पाई के केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आया कि नहीं आया समझ में, अंडरस्टूड है क्या, ये चीज क्लियर हुई। इसी तरीके से जैसे ये पाई से 3π/2 के बीच में आएगा, तो हम ग्राफ इसी तरीके से बना सकते हैं। अब समझना, -π से π/2 के केस में जब आपने ग्राफ बनाया तो यहां जैसे बना वैसे यहां बनने वाला है। अब जब बात पाई से 3π/2 की करते हैं हम, लेट सपोज पाई से 3π/2 की बात करी, तो पाई से 3π/2 में क्या होता है, साइन नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और 3π/2 से 2π के केस में क्या बनेगा ग्राफ, कुछ ऐसा बनेगा। तो बेटा इधर भी ऐसे ही बनने वाला है, ये 3π/2 हो गया, ये माइनस का 2π हो गया, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला, बट होगा तो कॉन्टिन्यूस। आया कि नहीं आया समझ में। तो मैं ये कह सकता हूं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस।
आया कि नहीं आया समझ में? बोलो, अंडरस्टूड है क्या? ये चीज क्लियर हुई? आगे चले, चलो। अब देखो, मैं ये कह सकता हूं, इससे कंक्लूजन निकला क्या कि अगर g ऑफ एफ एक्स मेरे को कॉन्टिन्यूस चाहिए तो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। एक्सेप्शनल कभी ऐसा हो सकता है कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो और जी एक्स उसका कंटिन्यूस हो जाए, जो भी है सिचुएशन। बट एट द 99% केसेस, इन ऑलवेज केसेस, कंपोजिशन के अंदर एफ ऑफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे, जी ऑफ एफ ए कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो ही मेरा कॉम्पोजिशन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। तो हम ये कह सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ if f of x is continuous and for f of a, g of f of a is continuous, gx is continuous, then then g of f of x is called continuous then g of f of x is continuous for x is equal to a। अंडरस्टूड है बेटा? ये चीज समझ में आया कि इस तरीके से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने एग्जांपल बता दिया है। अब आ जाओ सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी पे, या एक काम कर लेते हैं, पहले कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ किस तरीके से करने होंगे। जैसे सपोज करो ये कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स इन आर, यानी कि रियल नंबर पे, सारे रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूस होगा गिवन सिचुएशन जहां क्रिटिकल पॉइंट्स को सेपरेट किया हुआ है। तो आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है। यहां मैं क्या करने वाला हूं भाई, कहां कहां स्प्लिट हो रहा है एक्चुअली ये और लिख लो। कॉन्टिन्यूटी इज ऑलवेज चेक्ड एट द क्रिटिकल पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूटी इज चेक्ड always at the critical point given in the function। समझ में आया कि कॉन्टिन्यूटी क्या किया जाएगा, हमेशा चेक किया जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट मेंशन है। जैसे मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां वो जीरो हो जाता है। अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो जहां भी इंटीजर होगा वहां मैं चेक करूंगा। क्लियर है? तो जब भी क्रिटिकल पॉइंट की बात क्या होती है, जहां वो जीरो हो जाए या जहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक होने की सिचुएशन हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं बेटा। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आती है तो आगे देखो। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है मेंशन, यहाँ मेरा फंक्शन स्प्लिट हो रहा है। जहां फंक्शन स्प्लिट हो जाए किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट क्रिटिकल। क्लियर है? क्योंकि अब वैल्यू अलग अलग, फंक्शन अलग अलग डोमेन पे ट्रीट हो रहा है। x लेस देन जीरो के लिए ये है, x इक्वल टू जीरो के लिए q है, और x ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाली सिचुएशन दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इन तीनों को चेक करना पड़ेगा x इक्वल टू जीरो पे। तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x को चेक किया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स को इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो पे। करेक्ट? ये लिमिट चेक करने का, कंटिन्यूटी का। अब बोला है कि उसने स्पेशली कहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट बराबर होनी चाहिए। करेक्ट? तो मैंने यहां से क्या किया भैया, जीरो माइनस की सिचुएशन, जीरो प्लस की सिचुएशन। अब मुझे पता है जब कॉन्टिन्यूस है ही तो डायरेक्ट जीरो भी पुट कर सकता हूं। तो उससे पहले मैं लिमिट को यहाँ पे उठा के लेके आता हूं। x टेंड्स टू जीरो माइनस, यहाँ फंक्शन उतार देते हैं, तो साइन p प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x। अब इसको अभी बताता हूं, रुको। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, राइट में क्या दी हुई है कॉन्टिन्यूटी का फंक्शन, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स
होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 3/2। और फंक्शन का x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है भैया, q है। इस q की वैल्यू भी निकालनी है, इस p की वैल्यू भी निकालनी है मुझको। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक काम कर लेता हूं, सबसे पहले इस x को अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, क्लियर है। तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, लिमिट 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 x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहां मैं लिखूंगा साइन p प्लस 1 x होल डिवाइडेड बाय x प्लस साइन x अपॉन x, करेक्ट। अब ये एफ एक्स प्लस जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए वाली सिचुएशन बन रही है, और हमें पता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, करेक्ट। और इसी तरीके से मैं इसको भी लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं भाई, रूट एक्स कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये रूट एक्स मैंने सबसे पहले न्यूमरेटर में से बाहर निकाला, तो यहां से x और यहां से x निकल गया, तो ये 1 प्लस एक्स बच गया, यहाँ 1 बच जाएगा बेटा। और इसको मैं रूट एक्स इंटू एक्स तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और ये था हमारा q, बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब कुछ नहीं, फोटोकॉपी करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं बस अब हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, जो लिमिट्स को सॉल्व करने में हम यूटिलाइज करते हैं, वो हम यहां करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, मुझे पता है साइन का एंगल मुझे डिनोमिनेटर में भी सेम बनाना पड़ेगा, तभी लिमिट एक्स टेंस टू जो भी है 0 साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए एक्स होगा, तभी वो 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, क्लियर है चीज। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, इसको सेम बनाऊंगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये बन गया भैया साइन साइन p प्लस 1 एक्स अपॉन p प्लस 1 इंटू एक्स इंटू p प्लस 1 प्लस, अब ये अलग अलग कर ही दिया हमने, तो यहां इसको अलग प्लस करके लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये रूट एक्स इस रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो टेंस टू कर रहे हैं हम, अभी तो क्या कर रहे हैं, टेंस टू कर रहे हैं, पुट तो कर ही नहीं रहे। अब यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बच गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू। समझना बेटा, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एक चीज तो लिखी नहीं, वो वाली ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाली दो, तो प्लस का लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स तो लिख दो, फिर भले ही लिख देना लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन, अब समझना इसको इसी के फॉर्मेट में नीचे लिख दूं तो x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंस टू ए कितना हो जाता है, n ए की पावर n माइनस 1, करेक्ट, बताया था लास्ट लेक्चर में। तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स माइनस 1, और ये इज इक्वल टू क्यू के बराबर कर देंगे। अब हम आराम से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस सीधा 1, तो ये हो गया p प्लस 1, 1 इंटू पी प्लस 1, करेक्ट। और ये क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका x की तरह है, तो x की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 यानी कि n a की पावर n माइनस 1। अब यहाँ a क्या है वो देखो, a हमारे पास में यहाँ पे 1 है, करेक्ट है क्या, समझ में आया कि नहीं आया, अंडरस्टूड है ये चीज, क्लियर है बेटा ये बात। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है या तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, चाहो तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो और डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, अगर मैं रखने जा रहा हूँ तो ऊपर जैसे अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0/0 सिचुएशन बन रही है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करना चलता हूँ, तो p प्लस 1 इंटू 1 p प्लस 1 p प्लस 2, तो ये आ गया p प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर x को 0 रखें तो कितना आ गया भाई 1/2,
बोला आया कि नहीं आया समझ में? अगर आप वो भी लगाते हैं ना फंडामेंटल, दो तरीके हो जाते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। एक तो एल हॉस्पिटल, और एक हम यहां वो वाली लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, जो कि क्या बनता है भाई, एन ए की पावर एन माइनस वन। दोनों लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड है ये बात? तो 1/2 सॉरी इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2, और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3/2। तो क्यू आ गया 1/2, पी आ गया माइनस का 3/2। चेक करो, पी की वैल्यू -3/2, क्यू की वैल्यू 1/2, आंसर फर्स्ट ऑप्शन। बोलो आया कि नहीं आया बेटा समझ में? क्या ये चीज, क्या ये फंडामेंटल, क्या ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें आगे। देखो इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यू डायरेक्ट नहीं आएगा कि सिंप्लीफाई किया और फटाफट से आंसर मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। थोड़ा सा आपको लिमिट्स के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि भैया लिमिट लग भी पा रही है कि नहीं लग पा रही है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं, रीजन असर्शन का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। ये वो स्मॉल ए वाला ये है यार। A function f is defined from real to real is continuous at x equal to 0. At x is equal to at x naught if and only if limit x tends to x naught fx exist करनी चाहिए, एंड लिमिट x टेंस टू x नॉट fx किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू x नॉट के ऊपर। करेक्ट, ये तो बिल्कुल यही लिमिट की डेफिनेशन है। दूसरा स्टेटमेंट 2, अ फंक्शन f is defined from r to r is discontinuous at x is equal to 0 if and only if, अब देखना if and only if और लगा दिया उसने, लिमिट x टेंस टू x नॉट f of x एग्जिस्ट तो कर रहा है, एंड लिमिट x टेंस टू x नॉट f of x क्या है, फंक्शन की वैल्यू पे इक्वल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है डिसकंटिन्यूटी, नो, दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, ओनली कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझना इस बात को, यही अकेली कंडीशन नहीं है। इफ एंड ओनली इफ लगाना गलत हो जाएगा उस केस में। मैंने आपको बताया था डिसकंटिन्यूटी के 4 केसेस हो सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये सही है। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। रीजन क्या है उसका, रीजन बता देता हूं, याद दिला देता हूं रीजन भाई, रीजन याद दिला देता हूं, रीजन याद दिला देता हूं, ये रहा। लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट बराबर आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट करे बट फंक्शन पे बराबर ना हो, ये अकेली कंडीशन है क्या डिसकंटिन्यूटी की? ये भी तो कंडीशन है डिसकंटिन्यूटी की, ये भी कंटिन्यूटी की डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन है, ये भी डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन है। तो देयर आर 4 to 5 कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अकेला ये कंडीशन नहीं है भैया डिसकंटिन्यूटी का। समझ में आया? तो ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा कि भैया ये एकमात्र कंडीशन है डिसकंटिन्यूटी की, नहीं। आपकी फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक्स टेंस टू एक्स नॉट पे, और वो एफ ऑफ एक्स नॉट पे बराबर नहीं आ रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन, नॉट द ओनली कंडीशन। क्लियर है ये चीज? चलो आगे देखो। अब ये कह रहा है भाई मॉड्यूलस फंक्शन उठा के लाया है, समझना क्या लेके आया है, मॉड्यूलस फंक्शन लेके आया है और एफ ओ जी चेक कर रहा है। अब समझना एफ ओ जी बेटा ये तो 100% ट्रू है कि अगर मॉडुलस फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो उसका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स दे रखा है -1 से -1 प्लस मॉडुलस ऑफ x -2 एंड g of x is 1 minus modulus x, then the set of all points where f of g is discontinuous will be what? मॉडुलस फंक्शन तो कभी डिसकंटिन्यूस होता ही नहीं है। जैसे अगर वो f of g की बात कर रहा है, f of gx की बात कर रहा है, तो f of gx को इसका मतलब f के अंदर, f of x के अंदर यहां क्या पुट कर देना है, -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ gx -2 का मॉड्यूलस। इसको आगे डिफाइन करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, gx की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस मॉड्यूलस x -2, दैट्स इट। अब समझना -1 प्लस
ये क्या लिखा जाएगा, माइनस मॉडुलस एक्स, ये सबसे पहले gx की जगह रखा। कंपोजिशन का फाइनल जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो 1 माइनस एक्स का 1 माइनस मॉडुलस एक्स जब मैंने यहाँ पुट किया तो 1 माइनस मॉडुलस एक्स 1 माइनस 2 हो गया माइनस का 1। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके कंज्यूम हो जाएगा मॉडुलस के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस एक्स प्लस 1। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में। अब मुझे एक चीज पता है, क्या चीज पता है, कि मॉडुलस एक्स प्लस 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये मॉडुलस किसी काम का रहा क्या, ये डबल मॉडुलस किसी काम का नहीं रहा। समझ में आ रही है बात, क्यों, क्योंकि मॉडुलस एक्स कभी -1 हो ही नहीं सकता, या -1 से कभी छोटा होगा ही नहीं। अंडरस्टूड है ये बात। तो ये एक तरीके से क्या बन के आ गया, -1 प्लस मॉडुलस एक्स प्लस 1। अब +1 -1 कैंसिल, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया, मॉडुलस एक्स, कौन सा, एफ ऑफ जीएक्स की बात कर रहा हूं मैं। अब आप बोलो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या ये पर्टिकुलर दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिसपे ये डिसकंटिन्यूस हो, तो क्या बोलूंगा, एन एम्प्टी सेट। Then the set of all points where f o g is discontinuous is an empty set। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर डिसकंटिन्यूस हो जाए। समझ में आएगी नहीं ये बात, क्या ये फंडामेंटल क्लियर है बेटा, ये चीज समझ में आई। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें ना, सिंप्लीफाई करना नेसेसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया। मॉडुलस ऑफ जीएक्स की वैल्यू जैसे ही आपने 1 माइनस मॉडुलस एक्स पुट की तो ये माइनस मॉडुलस एक्स -1 बन गया। अब माइनस का लेट सपोज मॉडुलस का काम भी अगर मेरा यहाँ रूल में मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो नेगेटिव कब होगा, जब माइनस मॉडुलस एक्स माइनस एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। कब नेगेटिव होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि मॉडुलस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात। तो वो मॉडुलस मेरा क्या बन के ओपन होगा, माइनस बन के ओपन होगा। अंडरस्टूड है, क्लियर है ये बात, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मॉडुलस एक्स मेरा हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलने वाला है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखो ना, जैसे मैंने यहाँ रखा एक्स नेगेटिव वैल्यू रखी -1 रखी, तो क्या बन जाएगा, मॉडुलस -1 इज कमिंग आउट टू बी 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आएगी नहीं यही बात। तो आप समझना इस चीज को कि फंक्शन मेरा हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, है तो मॉडुलस का ही पार्ट। क्लियर है बात ये चीज, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू, अंडरस्टूड है। अब ये 2 है, ये -1 है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 1 पुट करते तो क्या क्या मिल रहा था मेरे को, 1 ही मिल रहा था। अंडरस्टूड है क्या। चलो अब देखो नेक्स्ट, देखो लेट के बी अ नॉन जीरो रियल नंबर इफ एफ एक्स इज डिफाइंड लाइक दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। तो अब यहां से सिंपल सा, अब इसके बाद अपन डिफरेंशिएबिलिटी करने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं चेक कर देखो बेटा फटाफट से, कि एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये दी हुई है और क्रिटिकल पॉइंट हो गया मेरा 0, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पे तो ये वाली वैल्यू है और एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये है। तो समझ में ये आती है बात की लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस या 0 प्लस की बात करूं तो 0 माइनस पे भी यही है, 0 प्लस पे भी यही है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे चेक कर लेते हैं, और बोला है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाना चाहिए भैया, एफ ऑफ 0 के बराबर आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, बोलो क्या ये बात समझ में आई। अब ये एफ ऑफ एक्स अगर मैं यहां रखता हूं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स यानी कि ई की पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई के लॉग 1 प्लस एक्स बाई 4 ये दिया हुआ है हमको, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, एफ जीरो कितना है भाई 12 है। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, सिंप्लीफाई करेंगे जरा ध्यान से देखना। अब मेरे को e की पावर x माइनस 1 के लिए 2x² चाहिए, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, ऊपर x² ले लेंगे, करेक्ट। x को दे देंगे, एक इसको दे देंगे साइन x बाई के को, और एक दे देंगे हम इस लॉग वाले फंडामेंटल को। तो लॉग डिनोमिनेटर में ही है, 1 प्लस एक्स बाई 4 हो गया, और ये x लिख दिया। तो सारे x कंज्यूम हो गए हमारे पास में, जो हमने मल्टीप्लाई किए थे, करेक्ट, सॉरी डिवाइड किए थे उसी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किसके बराबर है भैया, ये बराबर है 12 के। तो समझना भाई लिमिट x टेंस टू 0, यहां जो मैं लिख रहा हूं ये वाला, ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। तो और इसको अगर मैं k से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, लेट सपोज ये मैंने लिख दिया e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई के
इंटू के डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई के, करेक्ट है क्या? लिमिट x टेंस टू 0 x बाय 4 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय लॉग 1 प्लस एक्स बाई 4, यही है। ये किसके बराबर है भाई? 12 के बराबर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ध्यान से देखना, ये जो है लिमिट x टेंस टू 0, ये तो हो जाएगा 1, और ये भी लिमिट x टेंस टू 0, ये भी क्या हो जाएगा 1, समझना। यहां 1, यहां k बचा, और ये भी फंडामेंटल क्या बच जाएगा मेरे पास में भैया? 1 बच जाएगा। अंडरस्टूड है क्या? तो कितना आ गया? 4k। तो भैया मेरे पास में 4k 12 के बराबर आ रहा है, तो k किसके बराबर आ जाएगा? 3। फॉर k इज इक्वल टू 3, फॉर k इज इक्वल टू 3 हमारा ये दिया हुआ फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस रहेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? k के अलावा और कुछ, k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रख दी तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, समझना इस चीज को। तो अब आते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी पे, और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है। जैसे कुछ ग्राफ देखना बेटा, मैं यहां कुछ ग्राफ बनाऊंगा, उसे देखना, समझना, और फिर इंटरप्रिटेशन करना कि आपको इन ग्राफ को देख के जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं उससे इंटरप्रिटेशन आप क्या लेते हैं। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा कि मेरी ये कार्टेशियन प्लेन है, मेरा ये कार्टेशियन प्लेन है, मेरा ये कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन हो गया। ये मैं कार्टेशियन प्लेन दे रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन हो गया बेटा। अब इस कार्टेशियन प्लेन पे मैंने 2-3 ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, बस आप उसका जनरलाइजेशन मेरे को बता देना कि आपको इससे क्या समझ में आता है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है? ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट विल बी द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये मान लो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ है भाई। किसका ग्राफ है? मॉड्यूलस साइन एक्स का, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? इसी तरीके से ये y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोलो, यहां तक फंडामेंटल समझ में आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इज इट क्लियर अप टू हियर? ठीक है, अब देखना बेटा, मैंने ये कहा कि व्हाट इज द टेंजेंट, व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप at x is equal to 0, at x is equal to 0, at x is equal to 0 minus, at x tends to 0 minus, at x tends to 0 plus। ये देखो आप, क्योंकि आप ऐसे तो पता कर नहीं पाओगे कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इन ग्राफ से आपसे क्या इन्फ्रेंस, क्या कंक्लूजन निकलवाना चाह रहा हूं। अब ये देखो, जैसे ये पाई है, मैंने पूछा ये पाई, ये 2 पाई, आपको जो भी पॉइंट ले रहा हूं, जैसे ये हो गया माइनस का पाई, तो लेट सपोज मैंने यही पूछा तुमसे, ये ग्राफ आगे भी ऐसे ही बनेगा, समझना। तो मैंने पूछा तुमसे कि भैया x इक्वल टू माइनस पाई पे, x टेंस टू माइनस पाई प्लस पे, और एट x टेंस टू माइनस पाई माइनस पे स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है? fx का स्लोप क्या है? fx का स्लोप क्या होगा? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्या ये फंडामेंटल क्लियर है? तो आप बोलोगे सर, ये जैसे अगर मैं बात करूं, यहां स्लोप की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं 0 पे स्लोप की बात कर रहा हूं तो 0 पे तो स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि 0 पे तो शार्पनेस है सर। तो 0 पे मैं स्लोप क्या बोलूं? 0 पे एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 स्लोप कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इज नॉट डिफाइंड। स्लोप डिफाइंड होने का मीनिंग क्या है? जब मैंने इसका राइट साइड चेक किया, तो राइट साइड जैसे मान लो काफी गैप लिया है मैंने तो यहाँ, बट ताकि आपको दिख जाए वो गैप के हिसाब से गैप लिया है, अदरवाइज तो ये भी बहुत ड्रास्टिक चेंज है। चेंज हमेशा इन्फिनिटेसिमल स्मॉल होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने ये पॉइंट लिया 0 प्लस एच टाइप, करेक्ट?
तो 0 प्लस एच पे मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टेंजेंट ओवर हियर, तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का? टेंजेंट का स्लोप वही होगा जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन का होगा इधर, और इधर ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, करेक्ट। तो ये स्लोप है हमारे पास में tan थीटा, यहां हमारे पास में 1 है, क्योंकि यहां स्लोप इसका 1 है तो tan थीटा 1 है, m 1 है। क्लियर है क्या? अब मैं पूछूं, ये 0 प्लस एच की बात है, अगर मैं पूछूं 0 माइनस एच के केस में क्या होगा? लेट सपोज 0 माइनस एच की बात कर रहा हूं मैं, ये 0 माइनस एच की बात कर रहा हूं, तो 0 माइनस एच पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये tan थीटा 1 जो होगा दैट विल बी -1, दैट इज नथिंग बट योर m1 एट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। क्लियर है बात? तो यानी कि एक ही पॉइंट के जस्ट नेबरहुड में, एक ही पॉइंट के जस्ट नेबरहुड में, चाहे इमीडिएट राइट नेबरहुड की बात कर रहा हूं या इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड की बात कर रहा हूं, दोनों ही केस मेरे अलग अलग स्लोप दे रहे हैं। तो जब कभी ऐसा हो जाता है कि किसी पॉइंट के नेबरहुड, इमीडिएट राइट नेबरहुड और इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड पे फंक्शन का स्लोप बदल जा रहा है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आप खुद देखो ना कि मेरी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैं स्लोप डिफाइंड ही नहीं कर पाया। सेम इसी तरीके से पाई माइनस पाई पे देखो, माइनस पाई पे मेरे पास में यहां इस पॉइंट पे मैं स्लोप क्या बनाऊं? ऐसे, करेक्ट। अब मैं अगर 0 माइनस पाई प्लस की बात कर रहा हूं, तो माइनस पाई प्लस पे तो स्लोप कुछ ऐसे आएगा, और माइनस पाई माइनस एच पे स्लोप कुछ ऐसे आएगा। तो ये दोनों स्लोप, इसका स्लोप की बात करूं, इसके स्लोप की बात करें या इसके स्लोप की बात करें, दोनों तो अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग। समझ में आएगी नहीं ये बात? और अच्छे से दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस पे स्लोप की बात हुई तो ये स्लोप हो गया, इस पे स्लोप की बात आई जस्ट इमीडिएट राइट की, तो इमीडिएट राइट के केस में स्लोप हमारे पास में ये कुछ आया। और अगर इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहा हूं, जैसे मैं इमीडिएट लेफ्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इमीडिएट लेफ्ट का मतलब हो गया माइनस पाई माइनस एच। तो वो पॉइंट अगर मैं ये लेता हूं, थोड़ा सा दूर लिया है, हालांकि ये इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज नहीं हुआ, ये तो ड्रास्टिक चेंज हो गया, बट मैं यहां स्लोप के डिफाइन करने की बात कर रहा हूं। तो भैया ये जो थीटा है, क्या इस थीटा से वेरी नहीं कर रहा? इंक्लिनेशन ही चेंज हो गया तो स्लोप तो चेंज होना ही होना है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया ये फंडामेंटल? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी शार्पनेस, जब भी आपको दिखेगी एट द शार्पनेस ऑफ द कर्व, एट द शार्पनेस ऑफ द कर्व, अब समझना यहां से इन्फ्रेंस निकालना, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो दूंगा ही दूंगा मैं, बट अभी ये भी समझो इसको किस तरीके से इन्फ्रेंस निकालेंगे। अ फंक्शन is differentiable at x is equal to x naught if it is not having sharpness at x is equal to x naught. It is not having any discontinuity and sharpness at x is equal to x naught. पहले तो डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए, जितने भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो सारे नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, बात ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे नोट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, सारे नोट पॉइंट समझ लो भैया। एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, every discontinuous and peak point function is non-differentiable. समझ में आया? यहां से ये इन्फ्रेंस भी है कि अगर सारे फंक्शन मान लो डिफरेंशिएबल है, कोई ब्लड शार्पनेस नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस
if function is continuous doesn't imply differentiable, doesn't imply differentiable. If function is differentiable, अब डिफरेंशियबिलिटी की एक आप डेफिनेशन देख लो पहले एक बार। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा सर? तो बेटा डिफरेंशिएबल का मतलब आपको अगर ये समझ में आता है कि कोई शार्पनेस या डिसकंटिन्यूटी ना हो तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। तो ये समझो डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो गई। डिफरेंशिएबिलिटी ये होती है इफ अ फंक्शन is continuous at x is equal to a, is continuous at x is equal to a, continuous for close interval x belongs to a to b, then it is said as differentiable. It is said as differentiable for every x belongs to open interval a to b if and only if right hand derivative या left hand derivative पहले लिख लो, left hand derivative of that function is equal to right hand derivative of the function. मतलब limit h tends to 0 f of x minus h minus f of x upon minus h is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। ये बात ध्यान रखना है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो इसको fx के रेस्पेक्ट में भी लिख लो तो भी बात। अब ये रिजल्ट कैसे आया, ये रिजल्ट देखो बेटा कैसे आया। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, यहां मैंने एक ग्राफ बनाया, मैं ग्राफ से समझाता हूं कि ये कैसे इंटरप्रिटेशन निकाला गया, ये कैसे इंटरप्रिटेशन निकाला गया, ये कैसे इंटरप्रिटेशन निकाला गया है। सपोज करो कि मैंने यहां एक सीकेंट बनाया और ये बहुत अलग अलग पॉइंट पे है। जैसे ये x इज इक्वल टू सपोज करो कि C पॉइंट है और C1 या C मान लो, ये x इज इक्वल टू B पॉइंट है। अब इस B को मैं धीरे 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 करके C की तरफ लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा सर। तो ये क्या बनने वाला है, इफ आई एम जस्ट मूविंग, जस्ट ड्रैगिंग दिस पॉइंट x इज इक्वल टू B टूवर्ड्स, if I'll drag x is equal to b, drag x is equal to b to x is equal to c, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, जब ये x is equal to b यहां कहीं आ रहा होगा, इधर आ गया होगा, तब भी एक सीकेंट की तरह ही काम कर रहा होगा। यस और नो? अभी टेंजेंट नहीं बना है, समझना इस चीज को। थोड़ा सा और शार्पनेस दे देते हैं इसको। मान लो ऐसे फंक्शन है, कुछ ज्यादा हो गया, समझना ऐसे है ना। तो अब मैंने इसको ड्रैग किया, x इज इक्वल टू बी को x इज इक्वल टू सी की तरफ ड्रैग किया, ड्रैग x इज इक्वल टू बी टू x इज इक्वल टू सी, ये हम ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ड्रैग करते करते लिया है, यहाँ तक लिया है, तो क्या अभी भी ये टेंजेंट की तरह नहीं है, वो सीकेंट की तरह नहीं है ना। तो अभी भी ये टेंजेंट बना नहीं है। जैसे 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 पास लेके आओगे, अभी यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए x इज इक्वल टू बी को ड्रैग करके, तो ये b1 हो गया मान लेट सपोज। यहाँ लेके आए तो ये x इज इक्वल टू b2 हो गया, यहाँ लेके आए x इज इक्वल टू b3 हो गया। इन सभी पॉइंट पे ये सीकेंट है, इन सभी पॉइंट पे ये क्या है भाई, सीकेंट ही है, अभी भी ये सीकेंट है। बट एक ऐसी सिचुएशन तो आएगी जब ये b1 b3 b4 ये सब यहाँ आके c पे चिपक जाएंगे। उस केस में मैं ये कहना चाह रहा हूं, उस केस में सिचुएशन क्या होगी, उस केस में सिचुएशन ये होगी, जो आपने कर्व बनाया है इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू सी पे,
x इज इक्वल टू सी पे, x इज इक्वल टू सी पे, x इज इक्वल टू सी प्लस एच पे और x इज इक्वल टू सी माइनस एच पे। तो ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू सी, ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू सी प्लस एच, और ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू सी माइनस एच। करेक्ट, ये 3 पॉइंट लिए मैंने। तीनों के केस में ये बहुत अभी भी बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बट मैं उस चेंज की बात कर रहा हूं जब h बहुत इन्फिनाइट, जितना इन्फिनाइट बड़ा है उतना ही छोटा हो जाए ये गैप, यानी कि h इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज हो जाए। उस केस में क्या बोलूंगा मैं, उस केस में मैं बोलूंगा कि भैया ये मेरा जो चेंज है वो अब नेग्लिजिबल है और ऑलमोस्ट पॉइंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू c minus h is same as slope of the tangent at s equal to c and it is same as slope of the tangent at c plus h, तीनों बराबर हो जाए। अब ये क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है सर हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है ना। तो y2 माइनस y1 फॉर एम सी माइनस एच के लिए कितना हो जाएगा, एम सी माइनस एच के लिए हो जाएगा y2 f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c। पॉइंट तो ये कितना है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया हमारे पास c माइनस एच, ये पॉइंट आ गया c, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास c प्लस एच। करेक्ट, तो मैंने f ऑफ c माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ c माइनस एच, यानी कि y2 कितना हो जाएगा, ये है मेरा y2, ये है y2 कितना हो गया, f ऑफ c माइनस एच। करेक्ट, ये है मेरा y1, लेट सपोज y1 कितना है हमारे पास में, f ऑफ c है। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया। और इसी तरीके से मैं f ऑफ इसकी बात करूंगा, ये y2 डैश मान लो या y2 या y3 मान लो, तो उस केस में मैं यहाँ पे y2 डैश की बात करूंगा तो वो करूंगा y f ऑफ c प्लस एच, ये फंक्शंस की वैल्यू हो गई अलग अलग नियर बाई नेबरहुड के फंक्शंस पे, ठीक है, नेबरहुड पे डोमेन सेट के अंदर। क्लियर है। तो अब यहां से मैं f ऑफ c माइनस एस माइनस एफ सी अपॉन x2 माइनस x1 की बात कर रहा हूं। x2 कितना है, c माइनस एच, और x1 कितना है, c। क्लियर हुआ क्या। अब इसी तरीके से मैं स्लोप निकालूंगा m ऑफ m, सीधा m की बात कर रहा हूं, तो m कितना है मेरे पास में, m है m ऑफ c। करेक्ट, और वो तो सीधा सीधा f ऑफ c हो गया मेरा। भाई इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात कर रहे हैं कर्व के, अंडरस्टूड है क्या, इंस्टेंटेनियस स्लोप, ये क्या होगा भाई, इंस्टेंटेनियस स्लोप। अब मैं बात करता हूं एफ एम ऑफ सी प्लस एच के लिए। सी प्लस एच के केस में स्लोप क्या बनेगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, यानी कि उसका स्लोप का मैं इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं y2 डैश माइनस y1 अपॉन x2 डैश माइनस x1। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, y2 डैश को प्यारे बच्चों एफ ऑफ सी प्लस एच। देखो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, एफ ऑफ सी प्लस एच, ये y2 डैश हो गया, और ये कितना था मेरे पास में स्लोप xc पे, x इज इक्वल टू c पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, f ऑफ c, यहां पुट कर दी, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है, x2 डैश है हमारे पास में c प्लस एच, कितना है भाई, c प्लस एच माइनस c, ये स्लोप के फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आएगी नहीं ये बात, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया हमारे पास में f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अब अगर मैं इस केस में इस h को जीरो कर दूं, m ऑफ c माइनस एच निकालना है, लिमिट अगर मैं h टेंस टू जीरो कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्लोप mc के बराबर। सेम इसी तरीके से इसको भी अगर लिमिट ये c से c कैंसिल हो गया तो मेरा m ऑफ c प्लस एच जो होगा वो लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच बन जाएगा। तो ये तीनों जब बराबर होते हैं तो वो स्लोप, वो पर्टिकुलर फंक्शन डेरिवेटिव कहलाता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। क्लियर है बात, समझ में आया। आप समझना बेटा, आप समझना जो ये हम चीजें समझा रहे थे आपको, यहां
वो आप अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना तो डेफिनेट है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। क्या होगा भाई? कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। अगर कोई फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस है तो डेफिनेट है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे डिसकंटिन्यूस है, इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। समझना इस चीज को, आया कि नहीं आया समझ में? ये फंडामेंटल क्लियर है। इसी तरीके से अब इस फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इन्हीं इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। करना है प्रैक्टिस आपको, इन सबको रिवाइंड करके वहां देखिए जो कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, प्रीवाइक्यूज के साथ, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो सके। अभी के लिए थैंक यू सो मच।